हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो वेलकम टू योर चैनल मैथ करेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर बेसिक होगा, जिसमें हम फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस फंक्शन के लेक्चर के बाद जो आने वाले आगे के लेक्चर्स हैं, उसमें हम पर्टिकुलर लेक्चर में पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन होगा तो उसका एक लेक्चर हम लोग अलग पढ़ेंगे, या हो सकता है उसमें 2 लेक्चर भी बन जाए। और वैसे ही मॉडुलस फंक्शन है तो उसमें भी हो सकता है 1 या 2 लेक्चर बन जाए। तो हम जो भी अब पढ़ेंगे, अब पढ़ने वाले हैं वो अब सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले तो हम लोग फंक्शन पढ़े, फंक्शन के बाद अब डोमेन रेंज पढ़े, अब डोमेन रेंज के बाद पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर हम लोग चलेंगे। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है तो फंक्शन यहीं पे कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि फंक्शन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये क्लास 12th में है, लेकिन ये जो वीडियो चल रहा है ये फॉर क्लास 1, पर्टिकुलरली फॉर क्लास 11th के लिए ही चल रहा है। तो चलिए अपना हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज के ऊपर। डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे, और किसका डिस्कस करेंगे? फंक्शंस का डिस्कस करेंगे। रेंज का तो डोमेन एंड रेंज डिस्कस हो चुका है, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज। इसके बाद इसका हम ग्राफ भी देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है। इन फंक्शंस का ग्राफ हो गया, और इनके प्रॉपर्टीज़ भी थोड़ा बहुत अगर हो सका तो आज प्रॉपर्टी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को हम सेपरेट लेक्चर में रखेंगे जब हम पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का यही फ्लो रहेगा कि हम फंक्शन का ग्राफ एंड उसका डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे और सम क्वेश्चन करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपको सॉल्व करना इस एक बार में ना आए, लेकिन जब हम पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे फंक्शन का, पर्टिकुलर फंक्शंस के ऊपर भी, तो वो आराम से आप उसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एनेक्सियस मत होइएगा कि अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो एनेक्सियस मत होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बस इंट्यूशन ग्रो करने के लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए अपना हम लोग लेक्चर को बिगिन करते हैं विथ आवर फंक्शन लेक्चर नंबर 2। तो चलिए, तो आज का मैं टॉपिक डोमेन एंड रेंज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फंक्शन कितने टाइप के हैं, कितने टाइप से हम लोग उसको डिवाइड किए हैं। तो फंक्शन जो हमने डिवाइड किया है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। फंक्शन को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन को मेनली हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक एल्जेब्रिक और सेकेंड वन ट्रांसेंडेंटल। ये ट्रांसेंडेंटल और एल्जेब्रिक का क्या मतलब हुआ? तो एल्जेब्रिक से मतलब आता है एल्जेब्रा का। तो एल्जेब्रा का मतलब कि जिसमें एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 इस टाइप के आपको टर्म दिखते हैं, वो एल्जेब्रिक कहते हैं। और ट्रांसेंडेंटल में ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, ये सब ट्रांसेंडेंटल में आ जाएंगे। तो एल्जेब्रिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आता है रेशनल फंक्शन, फिर आता है इरेशनल फंक्शन, और तीसरे नंबर पे आता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ओके, तो ये हमारा था एल्जेब्रिक का 3 टाइप। अब हम चलते हैं अपने ट्रांसेंडेंटल में। ट्रांसेंडेंटल में चले तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, फिर से एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक
ये हो गया। और इसमें एक और फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन ये हमारे टाइप होंगे जो हमको पढ़ना है। और पीस वाइज फंक्शन भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, फ्लोर फंक्शन, GIF लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिर आता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम लोग सीलिंग फंक्शन भी कहते हैं, सीलिंग फंक्शन। और एक और जो फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो आप देख रहे होंगे कि हमको फंक्शन में बहुत टाइप्स के फंक्शन पढ़ने हैं, जिसमें पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन और पीस वाइज फंक्शन हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बचा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसेंडेंटल में हम लोग एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में। उसके बाद बचे ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिनको हम अलग एक चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम होगा ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ये अलग चैप्टर में ही आएंगे। जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होंगे ये सारे फंक्शन, अलजेब्रिक के सारे, उसके बाद ट्रांसेंडेंटल के एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। तो ये हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के चैप्टर में। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3 हो गया। तो चलिए इसके बाद हम अपने चलते हैं पार्टिकुलर फंक्शंस के ऊपर और उनके डोमेन रेंज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मेरा अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। नोट करिएगा, पहला नंबर का फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन जो होता है f डिफाइन होता है R में, और वो इस तरीके से होगा कि fx इक्वल टू x होगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ये इक्वल टू x होता है। तो इसका डोमेन और रेंज की बात कर लें तो डोमेन जो इसका होता है R होगा और रेंज भी होगा R। क्यों डोमेन R होगा और रेंज R होगा? इसलिए क्योंकि इस फंक्शन में हम लोग कोई भी वैल्यू R का डाल सकते हैं और जो मिलेगा वही R ही मिलेगा। तो इसलिए इसका डोमेन एंड रेंज क्या हो गया? R हो गया, मतलब रियल नंबर का सेट हो गया। ओके, इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ये होगा 1, 1, 2, 2, -1, -1, -2, -2। ये कुछ पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, ये 0 है। तो इसका जो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे होगा। ये इसका कुछ ग्राफ होगा, ये इसका ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन एक आएगा, y इक्वल टू x का लाइन आएगा। तो ये तो हो गया हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो ये तो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो अब हमारा दूसरा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन में अलजेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में दूसरा आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन का टाइप है, लेकिन अब हम जो जा रहे हैं वो फंक्शन होंगे क्वाड्रेटिक y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, मतलब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और इसका स्पेशल नाम जो है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। तो इसका हम डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे, इसके भी ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके डोमेन की बात करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इस x के जगह पे हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। ये जो फंक्शन है f डिफाइन होता है R में।
ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी r का वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं रियल नंबर का। तो अगर हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है। तो सपोज कर लिए इस पर -1 डाल दिए, -1 डालेंगे तो क्या आएगा, इम्प्लाई करेगा 1। अगर हम 1 डालते हैं तो भी 1 आता है और 0 डालते हैं तो 0 आता है, ये इम्प्लाई करता है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, क्योंकि 1 पे 1 आया, -1 पे भी 1 आया, वैसे ही 0 पे 0 आया, तो कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये ग्राफ जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब फंक्शन को हमको डोमेन एंड रेंज सॉल्व करना है तो अगर फंक्शन का ग्राफ पता है तो हम उसका डोमेन एंड रेंज आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा R, कुछ भी हो सकता है डोमेन, पूरे रियल लाइन इसका डोमेन है। जहाँ तक ये ग्राफ फैला हुआ है आपको दिख रहा है, तो इसका जो नीचे का पोर्शन दिख रहा है कि कहाँ तक ग्राफ जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस का, तो जहाँ तक ये जाएगा वो उसका डोमेन होगा, और जहाँ से लेके जहाँ तक जाएगा उसका रेंज होगा। जैसे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका मतलब उसका रेंज जो होगा, रेंज वो हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझ में है कि क्वाड्रेटिक जो हमारा फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, उसका जो ग्राफ होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसका हो गया डोमेन और इसका रेंज भी हमको पता चल गया। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। तो ये तो था क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक छोटा स्टेप, fx = x² का। लेकिन फंक्शन ऐसे भी हो सकते हैं fx = ax² + bx + c। तो ये सब जो टाइप है हम आने वाले आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो हम देखते हैं क्या होगा, क्यूबिक फंक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। ओके, चलिए हमने अपना 2 फंक्शन तो पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं अलजेब्रिक के तीसरे टाइप, जिसको हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन पे हम चल रहे हैं। तो क्यूबिक फंक्शन, तो हमारा क्यूबिक फंक्शन कुछ लगेगा आपको ये ग्राफ कुछ क्वाड्रेटिक ही जैसा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्वाड्रेटिक से। तो वो चीज़ हम देखेंगे इसमें कि क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तो वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर देते हैं fx = x³। ये सिंपल क्यूबिक का एक इक्वेशन मान लीजिए, ये फंक्शन मान लीजिए, जो भी आपको मानना है इसको मान लीजिए। तो हम तो इसको फंक्शन इस टाइप मान रहे हैं, लेकिन अगर ये y = x³ में ऐसे लिखा रहता तो हम यहाँ पे इसको इक्वेशन भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसको फंक्शन लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक x के वैल्यू पे ये x³ का वैल्यू आएगा। तो ठीक है, तो इसके पहले हम डोमेन एंड रेंज के बात करेंगे। तो जो ये फंक्शन होता है R से R में डिफाइन होता है, और इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है, ये गया इस तरीके से, ये होता है 0, ये 1 पे 1, ये हो गया 2 पे लगभग यहाँ पे 8। सपोज कर लीजिए, हम ग्राफ एग्जैक्ट नहीं बना रहे, लेकिन आप सपोज कर लीजिए -1 और -2 पे यहाँ पे आ गया -8। तो ये हो गया fx = y = x³ का ग्राफ हमारा। ये हमारा ग्राफ हो गया y = x³ का। तो आपको देख ही रहा होगा कि इसका जो डोमेन है वो पूरे रियल लाइन पे जा रहा है, एक्स एक्सिस के पूरे रियल नंबर्स के लाइन पे जा रहा है। मतलब ये ऐसे जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, मतलब हर एक रियल नंबर जो एक्स एक्सिस का रियल नंबर का लाइन है उसका पर्टिकुलर हर एक वैल्यू ले रहा है, और ये जो दे रहा है वो वाई एक्सिस का हर एक रियल नंबर का पॉइंट दे रहा है। तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा, डोमेन वो हो जाएगा R, और रेंज भी क्या हो जाएगा R। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ग्राफ भी लग रहा है थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक जैसा, और थोड़ा सा इसका डोमेन एंड रेंज भी लग रहा है। तो डोमेन आपको दिख रहा होगा कि जो क्वाड्रेटिक का था वही इसका भी डोमेन है, लेकिन आपको ये दिख रहा होगा कि जो इसका रेंज है, जो क्वाड्रेटिक का रेंज था उससे डिफरेंट है। उसका आ रहा था 0 से इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लेकिन इसका कहाँ से कहाँ तक आ रहा है,
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो ये सब आपको टर्म तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर्स में ये सब टर्म डिस्कस कर चुका हूँ, इंटरवल वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने इंटरवल्स के ऊपर बताया था। तो ये तो था हमारा रेंज। ये क्यूबिक फंक्शन जो है, ये क्यूबिक फंक्शन, उसका हमारा डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, उसका ग्राफ क्या होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जिसको हम कहेंगे अपना कांस्टेंट फंक्शन। ये बहुत आसान एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। बहुत छोटा से फंक्शन है, लेकिन इसका रूल बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम लिखते हैं f(x) = c, f डिफाइन कर दिया हमने, f डिफाइन फ्रॉम r to r। ओके, एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसको हमने डिफाइन कर दिया r से r तक। ये एक कांस्टेंट c के बराबर है। c क्या है यहाँ पे, c इज कांस्टेंट। c जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। तो c जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि हम x का कोई भी वैल्यू डालें तो c कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसका मतलब जो इसका डोमेन आ गया, डोमेन वो हो गया r, और जो रेंज आ गया वो केवल होगा c। तो c है, तो सेट वाले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी सेट को। तो एक c लिख दिया, इसका मतलब ये सिंगलटन सेट है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसका रेंज को। तो अब इसके बाद इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। मान लीजिए ये c है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, y = c का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन का। तो मैं इसको क्यों कह रहा था ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सोचिए कि ये नहीं रहता तो हम डिफ्रेंशिएशन करने जाते हैं d/dx ऑफ c कांस्टेंट का, तो क्या हम लिखते हैं। तो अगर ये नहीं होता फंक्शन तो हम इसको कैसे लिखते, ये 0 होगा। तो ये फंक्शन होना इसीलिए ज़रूरी था। फंक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व होना है। वैसे ये एक रिलेशन मैंने बता दिया, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंस है इस फंक्शन का। तो देख लीजिए, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। ओके, ये तो था हमारे कुछ फंक्शन जो अलजेब्रिक के थे, जो कि किस ग्रुप से आए हैं। ये सब फंक्शन किस ग्रुप से आए हैं, तो ये तो बात करना पहले तो डिस्कस करना ज़रूरी है, ये किस ग्रुप से आए हैं। तो ये जो ग्रुप है इनका, उनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। ये जितने भी फंक्शन हमने डिस्कस किया, कौन कौन सा डिस्कस किया था हमने, आइडेंटिटी फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, जितना भी ये फंक्शन हमने डिस्कस किया, ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन के टाइप है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन एक टर्म दिखलाता है, अगर उस टर्म को ये सेटिस्फाई करेगा तो टर्म्स कहने से बढ़िया अच्छा है एक्सप्रेशन में कहूँ। ये पॉलिनोमियल फंक्शन एक एक्सप्रेशन दिखलाता है जिसमें वो रिप्रेजेंट करता है कि स्पेशल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। अगर कोई फंक्शन उस एक्सप्रेशन में बिलोंग करता है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन है। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे a0 x⁻n + a1 x⁻n - 1 + a2 x⁻n - 2 + ... a1x + a0, ये हमारा f(x) है। और हमने दे दिया a0 a1 a2, ये सब जितने भी हैं हमारे पास, ये सारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और a0 ≠ 0 होगा। तो सपोज कर लीजिए हमको बनाना था क्या, हमको बनाना था क्वाड्रेटिक, हमको बनाना था लीनियर, हमको बनाना था कांस्टेंट, क्यूबिक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज करिए हमको क्वाड्रेटिक बनाना है। क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक बनाना है तो हम क्वाड्रेटिक जानते हैं क्या होता है, f(x) = x²। ये हमारे क्वाड्रेटिक, सिंपल एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक तो ऐसे भी होता है ax² + bx + c, लेकिन हम सिंपल वाले की बात कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक हमको इस टाइप का बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा,
हमको ये करना पड़ेगा कि हमको n का वैल्यू 2 रखना पड़ेगा, a0 का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा और बाकी सब कांस्टेंट का वैल्यू, जितने भी कांस्टेंट है उनका वैल्यू हमको 0 देना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये वाला सारा टर्म तो 0 हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा a1 और ये हो जाएगा a0 x की पावर 1, a1 x की पावर n-1, ये हो जाएगा a2। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और ये हो जाएगा an-1 x प्लस an। अब सही है, थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन में गलत हो गया था, तो अब सही है। तो रिप्रेजेंटेशन इसका सही हो गया, a0 x की पावर 1 प्लस a1 x की पावर n-1 डॉट 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 प्लस an-1 x प्लस an। तो यहाँ तक हो गया। तो अब बात समझ में आया कि a0 हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और n इक्वल टू 2 होगा। तो जो फंक्शन बचेगा ये हमारा x² बचेगा, क्योंकि ये सब टर्म तो 0 हो जाएंगे, अब बचेंगे बस ये। तो इसमें a0 1 होगा और x² ये हो जाएगा, n इक्वल टू 2 होगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन आ रहा है ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन से बिलोंग कर रहा है। जब ये इस एक्सप्रेशन से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। वैसे ही अगर हमको क्यूबिक चाहिए x³, तो हमको क्या करना पड़ेगा, n इक्वल टू 3, a0 इक्वल टू 1 और बाकी सब जितने भी कांस्टेंट हैं उनको हमको 0 करना पड़ेगा। तो जितने भी बाकी सब कांस्टेंट है 0 होंगे, मतलब कि ये सारे 0, इसके पावर हो गया x³, a0 हो गया 1, तो fx इक्वल टू x³ आ गया। वैसे ही अगर हमको कांस्टेंट चाहिए, जब कांस्टेंट चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा ये कि इस समय हमको एक काम और करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, a0 a1 a2 डॉट डॉट an-1 सब दिख रहा है आपको। तो जितने भी दिख रहा है आपको उसको हम क्या करेंगे, अब ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू हम कर देंगे, n इक्वल टू हम कर देंगे 0। फिर जितने भी कांस्टेंट हैं आप जितने भी देख रहे हैं उनको आप कर दीजिए 0, बस a0 को छोड़ के। तो a0 को छोड़ के अब जितने भी कांस्टेंट हैं उनको 0 अगर आप करते हैं तो बच क्या जाएगा, fx इक्वल टू a0। तो fx आपके पास आ गया a0। डेट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन। तो आपको ये दिखा कि जितने भी फंक्शन होंगे, चाहे वो लीनियर, चाहे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कांस्टेंट या फोर्थ पावर, फिफ्थ पावर, जितने भी पावर के होंगे वो सारे किस में बिलोंग करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो अब हम पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। रेंज तो नहीं, क्योंकि रेंज हो सकता है किसी का 0 से इन्फिनिटी हो, किसी का 1 से इन्फिनिटी हो, अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन के अलग अलग ये हो सकते हैं, रेंज हो सकते हैं, लेकिन डोमेन फिक्स होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का अब हम डोमेन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में डोमेन इसका क्या होगा। तो ये क्लियरली लिखा रहता है कि ये फंक्शन f होता है वो डिफाइन होता है r से r तक। मतलब क्या हुआ कि जो इस डोमेन होगा इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ f वो हो जाएगा r। इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमारा रियल नंबर का सेट बनेगा, मतलब x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, एनीथिंग। कंडीशन ये यहाँ पे है, जो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो इसका जो n होता है वो केवल होल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। कंडीशन यही होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का। ये तो एक्सप्रेशन चाहिए, लेकिन n जो है बिलोंग करेगा होल नंबर से और ये 0 जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी आएगा, आपको दिखेगा, बता रहे हैं कि fx इक्वल टू 0 आ जाए। तो आपको ऐसा भी अगर कंडीशन आता है तो ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें a0 0 हो गया, तो इसलिए ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। तो वो भी पॉलिनोमियल फंक्शन में आता है, ठीक है। आपको जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि अगर ऐसा भी दिखता है तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है। चलिए, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा और रेंज डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक fx इक्वल टू x² का जो रेंज आ रहा था वो आ रहा था 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। वैसे ही x³ का जो रेंज आ रहा था वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आ रहा था। अब x² प्लस 1 अगर हम लिख देते हैं, x² प्लस 1, तो जो इसका रेंज अब होगा, इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ओके।
मतलब कि डिपेंड करता है, फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फंक्शंस हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, तो उसके डोमेन तो डिफाइंड है, फिक्स्ड है, लेकिन रेंज चेंज होते हैं। इतना बात समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन पे, जो होगा इरेशनल फंक्शन या रेशनल फंक्शन। मतलब दोनों में से कोई भी एक डिस्कस करते हैं। पहले रेशनल बात करते हैं, क्योंकि रेशनल बात करने के बाद इरेशनल बात करने में बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो हम बात अब करने जा रहे हैं रेशनल फंक्शन के ऊपर। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन में कौन कौन फंक्शन आएंगे? तो रेशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, इस तरीके का फंक्शन होता है। मान लीजिए hx एक फंक्शन है, वो fx/gx के फॉर्मेट में है, और fx एंड gx पॉलिनोमियल फंक्शन है। इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए। तो अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका मतलब ये हो गया, और इस तरीके से है, और सच डैट gx नॉट इक्वल टू 0, जो gx होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो फंक्शन बनेगा वो रेशनल फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन बनेगा, तो हमको पता है कि gx इक्वल टू 1, ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो gx के जगह पे 1 डाल दिए, तो हमको क्या मिला? hx इक्वल टू fx मिला। तो fx क्या है कि यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है। fx हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब hx fx के बराबर हो गया। इसका मतलब कि जो रेशनल फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है। ये जो रेशनल फंक्शन है इसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन भी आते हैं। तो रेशनल फंक्शन में एक पॉलिनोमियल फंक्शन भी आता है, और जो जितने भी फंक्शन आते हैं वो भी इसमें आते हैं। जो बचे कुछ फंक्शन है fx/gx फॉर्मेट वाले, वो भी आते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन भी रेशनल फंक्शन में ही आता है। कितना बात समझ में आया? तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, और इसके डोमेन एंड रेंज के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे हम अपने रेशनल फंक्शन के डोमेन एंड रेंज के ऊपर, और कुछ फंक्शन देखेंगे जिनका हम ग्राफ देखने वाले हैं, और उसके डोमेन एंड रेंज के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए, तो टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। मैं ये नहीं रफ करने वाला हूँ, केवल ये मिटाऊंगा। तो चलिए हम अपने चलते हैं इसके डोमेन और रेंज के ऊपर। सपोज कर लिए fx जो है एक फंक्शन है, gx भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो ये डोमेन होगा h का, डोमेन ऑफ h जो होगा वो होगा, क्या होगा? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। मतलब ये डोमेन जो होगा h का वो क्या होगा? डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g माइनस x सच डैट y इक्वल टू, y के जगह पे gx लिखना ठीक रहेगा, gx इक्वल टू 0। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसका डोमेन होगा, सबसे पहले तो इसका इंटरसेक्शन होगा डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, और माइनस होगा किससे? वो x की वैल्यू जिस पर gx 0 हो रहा है। तो इसके डोमेन में यही आने वाले हैं। मान लीजिए कि इसका डोमेन r है, f का डोमेन है r, इसका डोमेन है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और सपोज करिए किसी भी इस वैल्यू पे, x के वैल्यू पे, ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है, किसी भी x के वैल्यू पे gx 0 नहीं हो रहा है, आप एक मान लीजिए बस। तो ये तो आ गया नल सेट। तो इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन, ये r इंटरसेक्शन 0 टू इन्फिनिटी का, इसका डोमेन तब क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बात समझ में आया कैसे करना है ये? तो अगर कोई डोमेन पूछता है fx/gx का, तो हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ g माइनस सेट ऑफ ऑल x सच दैट gx इक्वल टू 0। ये हमारा इसका डोमेन होगा। तो ये जो कंसेप्ट है हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन में पढ़ने वाले हैं।
तो हो सकता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शन इसी में आ जाए, या हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के ऊपर हम बात करें, लेकिन अभी तो जिस पर हम बात कर रहे हैं वही बात करेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब हमको एक बात बतलाइए आपको तो समझ में आ गया कि पोलिनोमियल फंक्शन भी एक रेशनल फंक्शन है। तो सारे तो रेशनल फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो इसका मतलब कुछ और भी फंक्शन है जो रेशनल फंक्शन में आते हैं, तो उनके ऊपर भी तो बात करना पड़ेगा। तो सारे तो नहीं ले सकते हैं, तो कुछ के ऊपर तो बात कर ही सकते हैं हम। तो आइए वही कुछ के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। अब मैं ये भी सब रफ कर रहा हूँ और मैं चलूँगा वो पार्टिकुलर फंक्शन पे जो कि रेशनल फंक्शन है। ओके, तो वो पार्टिकुलर फंक्शन क्या है? तो वो पर्टिकुलर फंक्शन है f(x) = 1/x। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि पोलिनोमियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन की कंडीशन ये होता है कि जो इसका x होता है, इसका देखिए पावर x⁻⁻1 गया, इसका पावर -1 में गया, लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन कंडीशन होता है कि इसका जो पावर होता है वो होल नंबर की केवल होना चाहिए, निगेटिव में ऐसे में नहीं जा सकता है। बात समझ में है? तो जब ऐसा आपको दिया है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि ये रेशनल फंक्शन है। इसका डोमेन का बात कर लें तो कांस्टेंट फंक्शन ऊपर नीचे एक लीनियर फंक्शन, तो इसका रेंज r, इसका रेंज r, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ f r -0। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है किस पर 0 हो रहा है? x = 0 पे नीचे वाला 0 हो रहा है। इसका मतलब कि हम x इसमें से निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर x हम रखते हैं तो नीचे 0 हो जाएगा और 1/0 ये हमारा नॉट डिफाइंड का फॉर्मेट में चला जाता है, तो इसलिए 1/0 का हम फॉर्मेट नहीं लेंगे और हम बता देंगे कि इसका डोमेन जो है r-0 है। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। तो अब इसके हम ग्राफ पे चलेंगे, इसके रेंज पे भी चलेंगे और इसके ग्राफ से हम इसका रेंज फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्राफ आप देखिए इसका, तो इससे ग्राफ कुछ ऐसे होता है, देखिएगा ध्यान से। ये इसका y = 1/x का ग्राफ है, ये ऐसे। तो ये जो नीली आपको ये वाली जो कर्व दिख रहा है दोनों ओर से, यही इसका ग्राफ है। ये 0 है, ये 1 है, ये 1 पे 1 होता है। उसके बाद जैसे जैसे 1 से नीचे आएंगे तो ये ग्राफ डाउन होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रखते हैं तो 1/2, और भी बड़ा नंबर x का रखते हैं 4 तो 1/4 और छोटा। मान लीजिए 8 रखते हैं तो 1/8 और छोटा, 1/60 और छोटा। मतलब ये जितना ही बड़ा नंबर x का रखेंगे उतना ही छोटा होता जाएगा, और जितना ही x का छोटा नंबर रखेंगे, जैसे 0.4 और बड़ा, 0.2 और बड़ा, 0.1 और बड़ा, मतलब जितना ही x का वैल्यू छोटा रखेंगे y का वैल्यू बड़ा होता जाएगा, और जितना ही x का वैल्यू छोटा मतलब बड़ा रखेंगे और छोटा होता जाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड वाइज था, इसमें तो मैग्नीट्यूड वाइज, इसमें मैग्नीट्यूड वाइज। जैसे x का वैल्यू मैंने रखा मैग्नीट्यूड में -2, तो इसका मतलब है कि कुछ है। फिर -4 रखा तो मैग्नीट्यूड वाइज 4 रखा तो और छोटा। मैग्नीट्यूड वाइज -8 रखा तो ये 8 हो गया तो और छोटा। मतलब कि जैसे जैसे x का वैल्यू इधर बढ़ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड में हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे -2 है, -4 है, सपोज कर लीजिए ऐसे है, तो -2 को हम केवल 2 ले रहे हैं, तो 2 पे जो वैल्यू आएगा y का मैग्नीट्यूड में वो 1/2 आएगा। मैग्नीट्यूड में इसका वैल्यू आएगा 1/4। तो ये जो होगा घटते जा रहा है एक तरह से, लेकिन एक्चुअली घट नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि -1/2 जो होता है वो क्या होता है, पहले आप देख लीजिए। -1/4 है, -1/8। आप बताइए कि कौन इसमें से बड़ा है। और एक और लिखते हैं 1/2, 1/4 और 1/8। आप इस दोनों में से आप साइन लगा के दिखाइए ग्रेटर देन इक्वल टू का, कि कौन बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि 1/2 ग्रेटर है इसमें 1/4 से, और 1/4 ग्रेटर है 1/8 से, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। क्योंकि जितना ही निगेटिव छोटा होता है, मतलब मैग्नीट्यूड जो है, उतना ही उसका बड़ा होता है वो निगेटिव में। जैसे अगर 0.01 लिखे हैं और एक -1 लिखे हैं,
तो ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा। वैसे ही -1/8 जो होगा बड़ा होगा और -1/4 छोटा होगा किससे, -1/2 से। ठीक है, ये सॉरी -1/8 बड़ा होगा -1/4 से और -1/4 बड़ा होगा -1/2 से। ये इस तरीके से होंगे। क्यों समझ में आ गया आपको? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज तो ये बड़े होंगे, अगर इन पे मैग्नीट्यूड लगा दें तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे देखते हैं निगेटिव साइन के साथ, तो ये वाले जो टर्म हमने लिखा है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आएगा। ये तो सही है, अगर मैग्नीट्यूड वाइज इस पर लगाए तो ये साइन केवल चेंज हो जाएगा। तो इतना बात समझ में आया। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, यही ग्राफ है हमारा fx = 1/x का। तो ये -1 सपोज कर लिए यहाँ पे, तो ये भी आ रहा है यहाँ पे -1। तो एक यही पॉइंट होता है जहाँ पे सेम वैल्यू ये देता है। x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y = 1 आता है, x का वैल्यू -1 रखते हैं तो ये -1 देता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ग्राफ हो गया। और इसका ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 को छोड़ के सारे जगह जा रहा है x एक्सिस पे, और y एक्सिस पे आपको दिखेंगे ये सारे जगह जा रहा है, बस 0 को छोड़ के। देखिए ये 0 के करीब जा रहा है, ये देखिए, ये अगर बढ़ाते जाए तो ये 0 के करीब जा रहा है, लेकिन 0 में ये वाला ऊपर टच कभी करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज आएगा, रेंज भी हमारा जो होगा f का वो होगा r-0, मतलब सेट ऑफ 0। तो ये होगा इसका रेंज। तो ये हो गया हमारे पास रेशनल फंक्शन। ठीक है, तो ये एक रेशनल फंक्शन का एग्जाम्पल था। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 and 3। तो ये आपको समझ में आया। तो ये था हमारा रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो है इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन को आपका नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा इरेशनल नंबर से कुछ टर्म रिलेटेड है। तो हाँ, कुछ वैसे ही है। तो आइए हम देखते हैं उसको। तो जैसे इरेशनल नंबर में आपने देखा होगा कि √2, √3, √4, √4 तो रेशनल है, √5, ये सब सारे क्या है, इरेशनल नंबर हैं। तो कुछ ऐसे ही टाइप के फंक्शन को हम कहते हैं इरेशनल फंक्शन। तो हमारे पास अब इरेशनल आ गया, इरेशनल। ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन होगा? तो इसका एक दो फंक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं। ये होगा fx = √x, या fx = √x, या 4th root of x, 5th root of x, मतलब कुछ इस टाइप के फंक्शन होंगे जो होंगे इरेशनल फंक्शन। तो जब ऐसे फंक्शन आते हैं तो हम उनको कहते हैं इरेशनल फंक्शन। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं fx = √x का। इसका डोमेन क्या होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर यूज में आता है, ये भी आता है लेकिन ज़्यादातर यूज में ये आता है। तो इसके भी डोमेन रेंज की बात करेंगे, इसके भी बात करेंगे। ठीक है, और इसके ग्राफ की भी बात करेंगे। चलिए, तो हम चलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का। जो मैंने फंक्शन लिखा था उसको मैं कहता हूँ स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन। तो स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होते हैं? तो ये इस टाइप के फंक्शन होते हैं, fx = √x। तो ये fx = √x वाले जो फंक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। तो इनका डोमेन रेंज के बारे में बात करेंगे कि ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होते हैं। तो ये डिफाइन होते हैं f डिफाइन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी से लेके 0 से इन्फिनिटी। ये इनका डिफिनेशन हो गया, मतलब डिफाइन होने का तरीका हो गया। तो इनका पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है इनका। जी, ये 1 पे 1 होते हैं, 4 पे 2 होता है, वैसे ही 9 पे 3 होता है, एंड सो ऑन। मतलब इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, दिखा नहीं रहा है लेकिन यही हो गया। इस टाइप्स के ये फंक्शन होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 0 पे तो 0 ही होगा। तो ये जो इसका रेंज x एक्सिस का है, जो डोमेन है, और रेंज जो y एक्सिस पे है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है डोमेन, और इसका रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मीन्स कि जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f होगा, वो 0 से इन्फिनिटी होगा, और जो रेंज होगा ऑफ f वो भी 0 से लेकर इन्फिनिटी होगा।
इट मीन्स कि अगर एफ एक्स इक्वल टू रूट में एक्स लिखा है, इसका मीन्स ये होगा जो एक्स होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसके अलावा इसका डोमेन और कोई हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आता है एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन इसके अंदर दिया है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये आप कंडीशन हमेशा याद रखिए। तो ये तो कंडीशन हो गया कि अगर ऐसा फंक्शन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, तो हमको बतलाना है कि इसका जो डोमेन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा। तो इसका डोमेन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट। लेकिन एक मैं बात बतला दूं कि जितने भी हम फंक्शन बात कर रहे हैं उनके ऊपर डिटेल लेक्चर आने वाला है। ये तो केवल उनकी डोमेन रेंज और ग्राफ के ऊपर बात हो गया। अभी हम इसके ऊपर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, कैसे इसका रेंज फाइंड करेंगे, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, जैसे इस टाइप का फंक्शन आ गया, तो कैसे हम इसका डोमेन रेंज फाइंड करेंगे, तो उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। चलिए, ये तो था हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। अब आता है इरेशनल फंक्शन में एक आता है क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन, तो अब हम चलेंगे क्यूब रूट फंक्शन पे अपने। दूसरा इरेशनल फंक्शन का टाइप आ गया क्यूब रूट फंक्शन। ये भी f डिफाइन होता है r से r ही तक, और ये होता है एफ एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स। ये कुछ इस टाइप का फंक्शन होता है। तो इस टाइप का फंक्शन है, तो अब इसका हमको देखना है कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। ओके, तो आपको दिख रहा होगा एक क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट के अंदर कोई भी हम वैल्यू ऑफ एक्स डाल सकते हैं, मतलब कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स डाल सकते हैं। अगर पिछले वाले में मैं शायद स्क्वायर रूट फंक्शन में f जो है 0 से इन्फिनिटी तक ही लिखा हूँ, 0 से लेकर इन्फिनिटी से लेकर r तक, अगर ऐसे लिखा हूँ तो ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था शायद लिखने में, वहाँ पे अगर ऐसे लिखे हैं तो ठीक है। फंक्शन को डिफाइन कहाँ से किए थे, 0 से लेकर इन्फिनिटी से r तक, तो हमको लग रहा है यही लिखे थे, मैं थोड़ा डाउट आया इसलिए मैं लिख दिया हूँ। स्क्वायर रूट फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होता है। चलिए बात करते हैं अपने क्यूब रूट फंक्शन पे। तो जो क्यूब रूट फंक्शन है वो डिफाइन होता है r से लेके r तक। ओके, तो इसका जो डोमेन होगा वो x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, चाहे -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, कुछ भी हम ले सकते हैं। इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो हमारा हो जाएगा सारे रियल नंबर। तो डोमेन क्या आ जाएंगे इसके, डोमेन r आ जाएगा। अब आता है बात रेंज का। तो रेंज को समझने से पहले इसको ग्राफ को हम देखते हैं। इससे ग्राफ हम देखेंगे तो कुछ स्क्वायर रूट फंक्शन जैसा ही होगा, लेकिन इस बार ये नीचे से भी होगा, कुछ ऐसे। ये हो जाता है y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x का फंक्शन। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x का फंक्शन, जिसमें हम बात कर रहे थे इसके डोमेन और रेंज का। तो डोमेन मिल गया r, और रेंज भी आपको दिख रहा होगा कि रेंज कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जो ऐसे वाला दिखलाता है, अगर इस पर हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं और अगर वो ग्राफ पे पड़ता है, तो जहाँ जहाँ वर्टिकल लाइन उसके ग्राफ पे पड़ेगा वो उसका डोमेन होगा। और ये आपको सिंपली मतलब एक सिंप्लीफाई वर्जन बतला रहे हैं, जिसकी वजह से आप डोमेन रेंज आसानी से बता सकते हैं ग्राफ को देख के। तो अगर आप वर्टिकल लाइन खींचते हैं और वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ पे गिरता है, तो वो जो ग्राफ पे गिरने वाली लाइन है वो उसके होंगे डोमेन। और जो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ पे गिर जाते हैं, मतलब अगर इधर से टॉर्च बांटते हैं और जितने भी टॉर्च का जो लाइट है जितना ही रुक जाता है, जहाँ जहाँ रुक जाता है, मान लीजिए यहाँ नहीं पड़ा, यहाँ नहीं पड़ा, यहाँ नहीं पड़ा, तो जहाँ जहाँ नहीं पड़ेगा टॉर्च का लाइट, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ ग्राफ जो है वो हमारा ढका हुआ है। ग्राफ ये जो ढका है उस पोर्शन को ढका हुआ है, इसलिए वो पढ़ नहीं रहा, तो इसलिए उसका वो रेंज हो जाएगा। अगर ऊपर से ऐसे डालेंगे, नीचे से ऐसे टॉर्च बांटते हैं, तो ऊपर जो है ये लाइट नहीं जाएगा। और वैसे इधर से अगर हम टॉर्च जलाते हैं, तो अगर टॉर्च यहाँ से जलाते हैं तो टॉर्च का लाइट नीचे नहीं आएगा। तो अगर ऐसे आपको दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो आप वर्टिकल लाइन खींच लीजिए। और वर्टिकल लाइन खींचने के बाद आपको मिल जाएगा जहाँ जहाँ ये वर्टिकल लाइन इस फंक्शन को काटेगा वो उसका डोमेन हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ जहाँ काटेगा वो उसका हो जाएगा रेंज।
तो एक शॉर्टकट था आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का। तो आपको दिख रहा होगा कि हर जगह काट रहा है इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेंज होगा, रेंज जो होगा वो आर होगा, रेंज ऑफ एफ जो होगा वो आर होगा, रियल नंबर का सेट हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आया अगर क्यूब रूट फंक्शन का, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये था क्यूब रूट फंक्शन के ऊपर हमारा ग्राफ। अब हम जो बात करने वाले हैं, तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अब बात करेंगे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के ऊपर। जो हमारा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, तो उन पे जो मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब फंक्शन थे, अब हम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। चलिए अब हम चलते हैं अपने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे। तो आप बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? अगर बोर हो रहे हैं तो यहाँ तक आप आज के लिए स्टॉप कर सकते हैं वीडियो, और यहीं से फिर आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, जो एक कंप्लीट पोर्शन है रेशनल फंक्शन तक। लेकिन जो अब आने जा रहा है फंक्शन, वो एक दूसरे से कनेक्टेड फंक्शन है। अगर यहाँ के बीच में आप वीडियो छोड़ते हैं तो वो नुकसान करेगा आपको। लेकिन अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो थोड़ा देर के लिए आप बाहर चल जाइए और फिर आइएगा, तो यहाँ से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो वैसे तो बोर नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैथ है मैथ नींद भी उड़ा देता है, तो वैसे तो बोर नहीं होना चाहिए। चलिए तो बात हम करते हैं अपने पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन पे। रेशनल फंक्शन हो गया, रेशनल फंक्शन हो गए, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। एल्जेब्रिक फंक्शन का एक और टाइप जो आता है भी हमने पढ़ा, वो होता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये हमने खुद से डिफाइन किया है, इसलिए कहा गया है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो इस बार मैं अपने पेन का कलर चेंज करने वाला हूँ, तो अब मैं ब्लैक कलर लेने वाला हूँ। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, तो जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें कौन कौन से फंक्शन आते हैं, तो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल फंक्शन, ये जितने भी हैं वो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में आते हैं। और पीस वाइज फंक्शन आपके सामने ही है, तो अब इसके ऊपर हम चलेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, आप ये कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ब्लू कलर अच्छा लग रहा है या ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है लिखने में। तो मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सिग्नम फंक्शन, तो आपको ये नाम से सिग्नम दिख रहा है, तो सिग्नम से आपको ये जो साइन आपको दिख रहा होगा, तो सिग्नम में एक साइन वर्ड छुपा हुआ है, तो ये साइन वर्ड ही इसको डिफाइन करता है। तो वो कैसे डिफाइन करता है वो हम देखते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू आता है वो 1 के बराबर आता है। मतलब कि ये साइन है, ग्रेटर होगा तो 1 होगा, अगर बराबर 0 होगा, सॉरी ये 0 नहीं होना चाहिए, x इक्वल टू अगर 0 होगा तो ये हो जाएगा 0, बट जब x लेस देन 0 होगा तो ये -1 होगा। जैसे दिखा रहा है आपको कि अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये पॉजिटिव आता है, लेस देन 0 होता है निगेटिव आता है, अगर 0 के बराबर होता है 0 आता है। यही दिखलाने का इसमें कोशिश कर रहा है। ये सिग्नम फंक्शन का डिफरेंशियल हो गया। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से, मॉड ऑफ x बाई x बिलोंगिंग टू r-0, r-0 से बिलोंग करता है, मतलब इसमें 0 नहीं है, 0 वाले पे क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे ये 0 हो जाए। कुछ इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन यही होता है। इसको खोलेंगे तो यही आएगा, लेकिन बच्चे इससे आराम से समझ जाते हैं और इसको देख के थोड़ा सा डर जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये वाला टाइप्स को ही लेके अभी चलने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ लेंगे तो हो सकता है इस पर भी हम बात करें, ये भी बहुत बढ़िया टाइप है लिखने का, लेकिन हम अभी इसको लेकर चलने वाले हैं। तो ये हो गया इसका सिग्नम फंक्शन का। तो मैं ऊपर वाले को लेकर चलता हूँ और देखते हैं क्या आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा सिग्नम फंक्शन जो है
उसमें डोमेन और रेंज क्या होंगे और इसके कोडोमेन क्या होंगे। तो पहले तो फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं। तो फंक्शन जो डिफाइन होता है वो होता है आर से लेकर आर तक डिफाइन। ये फंक्शन का डिफाइन करने का तरीका हुआ, मतलब इसमें आर से लेकर आर तक हम डिफाइन करते हैं, मतलब आर इसका कोडोमेन है और आर इसका डोमेन है। तो इसका अगर कोई डोमेन पूछता है तो डोमेन ऑफ एफ जो होता है वो होता है आर, और अगर रेंज पूछता है तो केवल रेंज में 3 ही वैल्यू आते हैं, -1, 0 और 1, केवल ये 3 वैल्यू आते हैं रेंज में। तो ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब बचता है क्या, केवल ग्राफ। तो अब हम उसके ग्राफ पे भी चलेंगे। ये हो जाएगा उसका ग्राफ, ये कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा 1, ये 0, ये -1। तो यही हो जाएगा मेरा जो ग्राफ ये आया है वो हो जाएगा सिग्नम फंक्शन ग्राफ। ये सर्किल डॉट मैंने इसको क्यों खोल के छोड़ा है, इसलिए छोड़ा, ये दिखला रहा है कि x = 0 पे यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है ना यहाँ पे है, क्योंकि ये ओपन सर्किल है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्लोज्ड किया है। क्लोज्ड का मतलब ये है कि इस x = 0 पे यहीं पे उस x = 0 का वैल्यू है fx पे। तो ये जो फंक्शन का वैल्यू होगा x = 0 पे ये यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे आएगा, ना कि यहाँ पे आएगा। तो इसलिए 0 का तो कोई बात ही छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 पे तो 0 आना है, यहाँ पे हो गया। अब x > 0 पे 1 आएगा, x < 0 पे -1 आएगा। बात समझ में है। तो ये हो गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, डोमेन, रेंज। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। चलिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रहा होगा, लाइट थोड़ा सा मेरा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जा चुका है, लाइट इन्वर्टर पे चल रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे डिम दिखे। चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ना है, पढ़ना तो कहीं पे भी हो सकता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन के बाद जो छोटे से फंक्शन आते हैं हमारे, वो है क्या, अब क्या छोटा सा फंक्शन हम लें, मॉडुलस फंक्शन लें। तो चलिए मॉडुलस फंक्शन ही ले लेते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन छोटा सा फंक्शन है ये, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो आपने नाम तो सुना ही होगा इसका, या तो मॉडुलस फंक्शन के रूप में, या आप 8th 7th 6th में तो नहीं, 8th में, 8th 9th 10th में एब्सोल्यूट वैल्यू पे वैल्यू फंक्शन के ऊपर नाम सुना है। मॉडुलस भी सुने होंगे, लेकिन ज़्यादातर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपको 8th में मिलता है। मॉडुलस के नाम से नहीं मिलता है, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से मिलता है। फंक्शन भी नहीं रहता, एब्सोल्यूट वैल्यू रहता है। वो कैसे दिखाते हैं हम, जैसे अगर पूछता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 तो हम लिखते हैं 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 तो भी हम लिखते हैं 2, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 पूछते हैं तो हम लिखते हैं 2। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी साइन हो वो पॉजिटिव करके उसको निकालें। ठीक है, अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 लिखते हैं तो केवल 0 ही देता है। और ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन। तो ये मॉडुलस फंक्शन ये हो गया कि कोई भी इसमें वैल्यू डालें, ऐसा भी डालें, वो हमेशा पॉजिटिव करके निकालें। तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, तो ये फंक्शन जो होता है वो डिफाइन होता है आर से लेकर आर तक। फंक्शन हमारा आर से लेकर आर तक डिफाइन होता है। ओके, और ये ऐसे होता है f(x) = mod of x। ये इस तरीके से होगा। और अगर हम मॉड खोलते हैं तो कुछ ऐसे आता है x - x। x जब >0 होगा, >= 0 होगा तो x आएगा, अगर x <0 होगा तो -x आएगा। क्यों x > 0 पे x आता है और x < 0 पे -x क्यों आता है? आपको लग रहा होगा -x मतलब -2, ऐसे सब वैल्यू लग रहा होगा दिखने में, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। जब x < 0 है इसका मतलब -2 आएगा, -1 आएगा, और इस माइनस को हटाने के लिए हम आगे माइनस लगाते हैं, इसलिए ये हो जाएगा f(x) = -x फॉर x < 0 के लिए। लेस देन इक्वल टू भी हो सकता था, लेकिन इक्वल टू यहाँ पे लगा दिए हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू हम नहीं लगाए हैं। तो ये इसका फंक्शन का डिफाइन करने का तरीका हो गया। तो अब हम इसके चलेंगे डोमेन, रेंज और इसके ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले ग्राफ देख लेते हैं। तो इसका ग्राफ जैसे आपको दिख रहा होगा y = x का ऐसे, फिर y = -x का ऐसे। तो ये इसका y = x, y = -x, ये इसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। जब ये इसका ग्राफ हो गया
तो अब इसका हम डोमेन रेंज भी आसानी से बता सकते हैं। ये 0 हो गया तो ये y इक्वल टू एक्स, लेकिन नीचे नहीं जा रहा है, ये आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन नीचे नहीं जा रहा है ना, इधर से ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये x लेस देन 0 क्लियर और ये x ग्रेटर देन 0 क्लियर, ये इसका ग्राफ हो जाता है। तो जो डोमेन आता है आपको दिख रहा होगा ये पूरे इसमें वर्टिकल लाइन खींच के देखिए, खींचते जाइए इधर से, तो हर एक इन्फिनिटी तक वर्टिकल लाइन हम खींच सकते हैं। इसका मतलब इसका जो डोमेन आएगा वो हो जाएगा r। अब रेंज की बात, तो रेंज आप 0 से स्टार्ट कीजिए, वर्टिकल लाइन खींचना, खींचते 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 इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, लेकिन माइनस से इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते हैं। आप 0 से नीचे जा ही नहीं सकते वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को खींचने के लिए। देखिए खींचा मैंने, लेकिन नीचे अगर खींचता हूँ तो ये ग्राफ के ऊपर नहीं पड़ता है। तो रेंज क्या आ गया इसका, रेंज आ गया हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका हो गया ये डोमेन रेंज, इसका ग्राफ। तो ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन का बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेक स्क्रीनशॉट 1, 2 एंड 3। चलिए मॉडुलस फंक्शन हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं क्या, नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे 3 फंक्शन बचे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, तो ये हमारे फंक्शन आज के बचे हुए हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये सब फंक्शन आज के फंक्शन के टॉपिक में आएंगे, लेकिन जो बचे हुए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसमें से लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल ये सब तो हम पढ़ने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में, बट ये भी सब पढ़ेंगे, लेकिन वो खास तौर से उन सबको भी पढ़ेंगे हम। लेकिन लॉगरिथमिक और जो एक्सपोनेंशियल है वो अलग ही लेक्चर में आएगा, इसमें नहीं इंक्लूड मैं करूँगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। तो वो अलग ही लेक्चर में आएंगे, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो अलग चैप्टर में ही आएंगे। जो वो 2 फंक्शन थे वो अलग लेक्चर में आने वाले थे, और मैंने आने वाले थे नहीं, आने वाले हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अलग चैप्टर में ही आएगा, एक 11th में आएगा तो एक 12th में आएगा। तो आप एक फ्लो देख सकते हैं, लेक्चर चेंज हुआ, चैप्टर चेंज हुआ, क्लास चेंज हो गया, मतलब कि फंक्शन पूरा 11th से लेकर 12th तक है, और 12th से में ही नहीं, आगे चल के BSc में भी है और भी अलग अलग जगह पे भी है इसका फंक्शन का यूज आता है, ठीक है। तो फंक्शन ऐसा यूज है कि हम अगर डायमीटर कैलकुलेट करना हो किसी प्लैनेट का कि वो किस पोर्शन में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसका डायमीटर भी हम मतलब लीजिए कि फाइंड करना है तो हम फंक्शन का यूज करके फाइंड करते हैं। जैसे इलिप्स का यूज करके हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा अर्थ है इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलिप्स भी पढ़ने वाले हैं हम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इलिप्स ये सब भी पढ़ने वाले हैं, और देखेंगे उसका एरिया, ये सब सारे चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक हमारे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चलिए अपने हम चलते हैं टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। चलिए ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये हमारा आज का फर्स्ट हो गया हमारा सिग्नम, सेकंड हो गया हमारा मॉडुलस, और थर्ड ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, इसको हम कहते हैं GIF, या इसको हम कहते हैं फ्लोर फंक्शन। ये बहुत एक अनोखा प्रकार का हमने फंक्शन डिफाइन किया है। तो ये कैसा फंक्शन है, इसके ग्राफ से ही देख के इसको बहुत बढ़िया समझ में आता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है वो हम देख लेते हैं। इसको fx जो होता है ये फंक्शन, ये होता है इस तरीके से, ये डिफाइन होता है, ऐसे लिखा रहेगा। और क्या होगा कि जो f होगा वो डिफाइन होगा r से लेकर r तक, मतलब ये सारे रियल नंबर पर डिफाइन होता है। तो आपको डोमेन पता चल गया कि इसका डोमेन जो होगा, डोमेन तो r ही होगा। अब बात आता है रेंज का, तो रेंज का ही बात हमको करना है, तो रेंज के बारे में हमको बात करना है। तो रेंज अब देखेंगे हम, रेंज डोमेन के ग्राफ की मदद से, जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे उसके मदद से हम इसका रेंज फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये बता दें कि कैसे डिफाइन होता है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता ये है कि मैं जो हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, मैं जो हूँ वो लेस हूँ देन इक्वल टू x हूँ। मतलब
ग्रेटेस्ट, ये एक इंटीजर है और ये x से या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। जैसे अगर मैं 1.2 लिखता हूँ तो 1.2 जो इसके पीछे का एक सबसे छोटा इसके पीछे वाला जो इंटीजर आएगा, मतलब एक तो 1 आएगा इंटीजर, एक 2 आएगा, मतलब इसके पीछे एक इंटीजर 1 आएगा, इसके आगे एक इंटीजर 2 आएगा। तो ये कहता है लेस देन, मतलब कि इससे छोटा, 1.2 से छोटा और इंटीजर चाहिए। तो 1.2 से छोटा 1 होगा और इंटीजर भी होगा, 2 इंटीजर है लेकिन इससे बड़ा है। ये कहता है लेस देन इक्वल टू x, मतलब ये छोटा भी हो और इंटीजर भी हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहता है कि मैं इंटीजर्स भी हूँ और x से छोटा या बराबर भी हूँ। तो बराबर किस कंडीशन में होगा? सपोज के लिए ये 1 ही होता है, तो 1 से छोटा तो अब इंटीजर नहीं, हम कहेंगे 1 से छोटा तो 0 हो जाएगा या बड़ा 2 हो जाएगा। तो हमको ना बड़ा चाहिए ना छोटा चाहिए, हमको इंटीजर चाहिए और या तो उसका छोटा चाहिए या तो उसके बराबर चाहिए। तो बराबर मिल ही रहा है, मेरे पास 1 मिल रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे कि ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का वैल्यू 1 ही होगा, 1.2 का भी वैल्यू 1 होगा। तो कुछ आपको अभी समझ में आया होगा ये क्या दिखला रहा है। तो और इसके एग्जाम्पल से कुछ देखते हैं कि क्या मतलब है। तो एग्जाम्पल पहले देखते हैं, उसके बाद ग्राफ पे जाएंगे। जैसे अगर हम x का वैल्यू हम ले लें 1 से लेके, x का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, 1 को इंक्लूड नहीं किया है, तो ये जो आएगा वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वो हो जाएगा हमारा 0। मतलब x इसमें अगर बिलोंग करता है तो ये 0 आता है। अब देखिए ये कब 1 आता है? जब हम 1 से लेकर और 2 से छोटा, 1 के बराबर या 2 से छोटा अगर हम लेते हैं तो 1 आता है। वैसे ही बढ़ते जाएगा। उसके बाद अगर हम x 0 से छोटा लेते हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेते हैं तो जो ये हम वैल्यू आता है वो -1 आता है। मतलब ये दिखा रहा है कि इससे x जो है वो उससे छोटा होना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x उससे छोटा होना चाहिए। तो x कुछ भी रखें -0.2, तो x से जो है ये -1 से वो हमेशा बड़ा रहेगा। जिससे -1 जो है वो हमेशा छोटा है 0.2 से। इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जब हम x के बारे में बात करते हैं तो इक्वल टू लगा देते हैं। इस समय आपको दिख रहा होगा कि -1 छोटा है -0.2 से। तो हमारा कंडीशन यही कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो लेस देन इक्वल टू होता है x के। तो जो भी x का वैल्यू रहे, अगर वो इंटीजर है तो वही हो जाएगा, लेकिन अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा इंटीजर्स हो जाएगा। मतलब अगर 1.2 है तो 1 हो जाएगा, 2.4 है तो 2 हो जाएगा। तो अगर इतने समझ में आ गया तो हम इसके ग्राफ पे अब चलेंगे। तो अब इसके ग्राफ पे हम चलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0 लिख लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसे ग्राफ होगा, मतलब कि 0 से लेके 1 तक, इसको 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे 1 है तो ये जितना ही वैल्यू आएगा वो 0 हो रहा है। फिर ये हो जाएगा 1 और 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 को छोड़ दीजिए, जितना भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा 1 से लेके 2 तक। रुक जी, कलर चेंज कर ले पेन का, समझ में अच्छा आएगा। तो मैं रेड कलर इस समय चूज करता हूँ। तो ये हो जाएगा 0 से लेके 1 तक, ये हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। वैसे ही अगर हम 2 का बात करें तो ये 2 जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से लेकर 3 तक का जो भी वैल्यू आएगा वो 2 पे गिरेगा, ठीक है। वैसे ही ये हमारा -1 है, ये -1 है, -2 है। तो जो भी अगर हम वैल्यू चाहते हैं, मतलब कि यहाँ से जो ये हमारा वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से, मतलब कि 0 को छोड़ के और -1 तक का जो भी वैल्यू आएगा वो -1 पे ही गिरेगा। ये जो ओपन सर्कल दिखला रहा है कि मतलब यहाँ पे वो वैल्यू इंक्लूड नहीं है। जैसे 1 अगर लेते हैं यहाँ पे तो ये यहाँ पे जाता है, ना कि यहाँ पे आता है। वैसे अगर हम यहाँ पे 0 चूज करते हैं तो ना कि -1 पे आता है, वो 0 पे आता है। मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि ये ओपन सर्कल का मतलब क्या है। कि ओपन सर्कल का मतलब यह है कि ये या इस 2 जो यहाँ पे है उस पर 1 नहीं है, 2 पे 2 ही है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से है कि अगर आप 0 रखते हैं तो 0 आता है, और अगर 0 से लेकर 0 को छोड़ के -1 तक जो भी वैल्यू रखते हैं वो -1 पे आता है। उसके बाद ये -2 हो गया, तो -2 ऐसे। ये ओपन सर्कल
-2 तक, मतलब कि अगर -1 से लेकर -2 तक, मतलब ये ऐसे x जो है वो जो आता है वैल्यू, जैसे अगर हम कहें कि जो x आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है और लेस देन -1 आए, तो जो भी वैल्यू आएगा वो -2 पे ही गिरेगा। वैसे ही ये फंक्शन चलता है। तो आप इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, तो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, इसका जो रेंज दिखला रहा है वो केवल और केवल इंटीजर्स दिखा रहा है, मतलब इसका जो रेंज आएगा वो z होगा। तो आपको ये बात समझ में आया कि इसका जो रेंज होता है वो z होता है, क्योंकि जो भी हम वैल्यू रखते हैं वो केवल और केवल इंटीजर्स पे ही जाके गिरता है। तो ये बात समझ में आया। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जो हम बात करेंगे वो हमारा होगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम जो बात करने वाले हैं, आप इसको पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने इसको रफ कर दिया, ठीक है। चलिए, लेकिन ये जो वीडियो आएगा वो प्रीमियर में आएगा, मीन्स कि मैं भी उस समय अवेलेबल रहूँगा। आप अपने आंसर लाइव चैट में पूछ सकते हैं मुझसे। जिस समय वीडियो आपको देखने को मिलेगा वो एक तरह से लाइव ही चलेगा, केवल अंतर ये रहेगा कि जो मैं क्वेश्चन आपको इस समय ब्लैक बोर्ड से डायरेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, मैं उस समय लाइव चैट में आपको बता सकता हूँ, ठीक है। लाइव चैट में आपसे बता सकता हूँ, तो आप अपने लाइव चैट में जुड़ सकते हैं और मेरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर प्रॉब्लम हो कोई क्वेश्चन के ऊपर, चाहे डाउट हो, तो आप टेलीग्राम पे भी मेरे जुड़ सकते हैं, जो कि मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब मैं चलने जा रहा हूँ लीस्ट इंटीजर फंक्शन पे। फोर्थ वन इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये फंक्शन ज़्यादातर देखने को तो मिलता नहीं है, लेकिन इसको हम नाम इसका देते हैं सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन कम ही बुक में ये फंक्शन दिया रहता है, चाहे कोई भी आप बुक उठा लें, तो ये ज़्यादातर बुक में दिया नहीं रहता है। लेकिन मैं इसको बताना चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का ही एक तरह से टाइप है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो ये हो सकता है, ये आ सकता है उसमें। तो डिफाइन कैसे होता है, एफ डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, सब चीज़ सेम रहेगा, थोड़ा सा अंतर होगा। ये एफ एक्स इक्वल टू कुछ इस तरीके का फंक्शन होगा। ये फंक्शन क्या दिखला रहा है, ये फंक्शन ये दिखा रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिखाता है। ये जो आता है ये फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वो x के, मतलब अगर 1.2 लिखते हैं तो हमको वो वैल्यू चाहिए इंटीजर्स का जो इससे बड़ा हो और जस्ट बड़ा हो, मतलब तो ये 2 हो जाएगा। अगर 2.4 लेते हैं तो 3 हो जाएगा, लेकिन अगर 2 लेते हैं तो 2 ही आता है। तो यही कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिस्ट इंटीजर फंक्शन, यही कहता है कि जो हमको वैल्यू इंटीजर के चाहिए वो बड़ा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू x चाहिए। तो एक आपके मन में डाउट आता होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में छोटा, लिस्ट इंटीजर में बड़ा, ऐसा क्यों? तो ये बताने के बाद मैं उसको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा ऐसा क्यों होता है। उसके नाम ही में ये छुपा हुआ है कि ऐसा क्यों है। तो ठीक है, पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे इसको डोमेन रेंज ग्राफ के ऊपर, उसके बाद हमें ये डिस्कस करेंगे इसको क्यों लिस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं और उसको क्यों हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं। अगर वो आप डाउट समझ गए तो आप इस फंक्शन को दोनों में डिफ्रेंशिएट कभी भी किसी समय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले तो मैं इसके बात कर लेता हूँ डोमेन रेंज के ऊपर। तो इसका जो डोमेन आएगा, डोमेन जो आएगा वो हो जाएगा R, और इसका रेंज जो आएगा वैसे ही जैसे उसमें आता था फ्लोर फंक्शन में Z, वैसे ही इसमें भी Z आएगा। तो अब हम देखेंगे कैसे आता है। तो ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे ये कुछ ऐसे लिखा है, ये 0 कब आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो x है वो ग्रेटर देन -1 है और लेस देन इक्वल टू 0 है। आपको दिखा? तो अगर ऐसा देता है कि x ग्रेटर देन -1 है और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब जो x का जो सबसे बड़ा वैल्यू है -1 और 0 के बीच में उसको लेगा ये, मतलब यहाँ पे 0 आता है। लेकिन वहीं पे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मतलब x ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 आता है, तो ये जो लिस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू होता है वो 1 आता है, क्योंकि वो कहता है हमको बड़ा वाला वैल्यू चाहिए, मतलब 1 चाहिए। वैसे ही अब x का जो वैल्यू होगा वो -1
से छोटा या बराबर या -2 से बड़ा होगा तो ये जो वैल्यू देगा वो -1 देगा लिस्ट इंटीजर वैल्यू का। तो आपको इतना समझ में आएगा तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं और रेड पेन का अपना यूज करते हैं, मतलब रेड मार्कर का। तो रेड मार्कर का यूज करते हुए पहले तो मैं कुछ पॉइंट लिख दूँ, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये मैंने लिख दिया पॉइंट, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हमको चाहिए जब हम x को -1 से 0 के बीच में लेते हैं, मीन्स कि हम x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में लेते हैं, ये इसको छोड़ के 0 को इंक्लूड करके, तो ये जो वैल्यू आता है वो 0 आता है। ये एक हो गया, एक लाइन तो बन गया 0 से -1 के बीच में। अब हम बात करेंगे 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में अगर हम रखते हैं ये वाला पोर्शन, इसको लेके, मतलब ये जो वैल्यू है हमारा, ये यहाँ से ओपन होगा, ठीक है, उसके बाद ये बढ़ते हुए 1 तक जाएगा, ठीक है, मतलब ये 0 पे ओपन रहता है और आगे बढ़ते हुए 1 तक जाता है, तो इसका वैल्यू जो आता है वो 1 होता है। फिर वैसे ही ऊपर अगर 1 से लेके 2 रहे, यहाँ पे ओपन सर्किल और ये जाता है हमारा 2 तक, वैसे ही 3 पे ओपन सर्किल और 2 से लेके 3 पे, ये 3 पे गिरता है। वैसे ही नीचे अगर आएंगे हम तो देखने को मिलेगा कि अगर हम -1 से -2 पे जाते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो होता है हमारा -1 -2 को छोड़ के। तो वैसे ही यहाँ पे ऐसे आएगा। तो अगर हम -2 से -3 के बीच में चलें तो -2 वैल्यू आता है, -3 को छोड़ के, यहाँ पे -3 को हमने छोड़ा है, -3 अब नेक्स्ट वाले में आएगा, यहाँ पे आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये लिस्ट इंटीजर फंक्शन था, इसका ग्राफ था। अब हम बात वो करेंगे कि हम कैसे इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, क्यों हम ग्रेटेस्ट करते हैं, एक्चुअली वो लिस्ट होता है और लिस्ट में वो ग्रेटर होता है, तो क्यों उसको हम लिस्ट कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक ए स्क्रीनशॉट 1 2 एंड 3। ओके, चलिए अब हम अपने चलते हैं वो डिफ्रेंशिएट करने पे कि कौन सा ग्रेटेस्ट इंटीजर है और कौन सा लिस्ट इंटीजर है, ठीक है, क्यों है, कैसे है, उस पर हम बात करेंगे। नाम में ही छुपा हुआ है, अगर आप नाम को ठीक से पहचान चुके हैं तो आप आसानी से अभी बता सकते हैं। देखिए, एक तरफ मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक तरफ लिस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब LIF, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट चाहिए हमको इंटीजर। तो अब सोचिए मैं कहूँ कि x 1.2, इसका डेफिनेशन है कि लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू में 1.2 से क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये बताइए कि 1 के बाद वाले जितने भी इंटीजर्स आते हैं, जैसे 0 आया, -1 आया, क्या वो 1 से बड़े हैं या छोटे हैं? तो आपको पता चलेगा वो 1 से छोटे हैं। तो इसलिए यहाँ इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसके बाद वाले जितने भी आते हैं वो लेस होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बात समझ में आया कुछ, कि अगर 1.2 कह रहा है तो अगर हम इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करते हैं अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये 1 देता है। और ये जो 1 वैल्यू आता है वो होता है सबसे बड़ा इंटीजर्स, जो भी बचे हुए इंटीजर्स हैं लेस देन में, जितने भी बचे हुए इंटीजर्स हैं, मान लीजिए बचे हुए लेस देन में, तो हमारा 0 भी आता है, -1 भी, -2 भी आता है और 1 भी आता है। तो सबसे बड़ा इंटीजर हमको चाहिए, तो सबसे बड़ा इंटीजर तो 1 ही है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब बात है लिस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब सपोज कर लीजिए हम लिखे 1.2, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हमको ग्रेटर देन में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो ग्रेटर देन में हमको चाहिए तो 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 2 चाहिए। जब 2 चाहिए तो 2 तो सबसे छोटा ना है इंटीजर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इस फंक्शन को लिस्ट इंटीजर फंक्शन। 2 सबसे छोटा वाला फंक्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब वैल्यू को, इसलिए इसको कहते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसमें सबसे बड़ा वाला इंटीजर को सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन नाम यही है, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले तो यही है
कि ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें चाहिए और लेस देन इक्वल टू इसमें चाहिए। मतलब लेस देन इसमें अगर चाहिए, मतलब लेस देन चाहिए इसमें, तो 1 आएगा या 0 आ सकता है या -1 आ सकता है, लेकिन हमको ग्रेटर चाहिए, उसमें सबसे बड़ा वाला चाहिए इंटीजर, तो 1 आ जाएगा। वैसे ही इसमें लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है कि सबसे छोटा लेकिन सबसे 1.2 से सबसे बड़ा चाहिए, 1.2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन सबसे छोटा इंटीजर होना चाहिए। 1.2 से बड़ा ये सारे हैं, लेकिन छोटे जो सबसे हैं वो वहाँ से यही है, तो इसलिए इसको लिस्ट इंटीजर फंक्शन में, इसको लिस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करते हैं। तो अगर बात समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। शेयर करिए और अपने लाइक कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बेनिफिट ले सकें। तो अब इसके बाद जो आता है वो हम बात करेंगे किस चीज़ के ऊपर, तो वो होंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये अब लास्ट है, देखिए पीस वाइज फंक्शन का सबसे लास्ट यही है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर ये समझ में आ गया आपको तो आपने अलजेब्रिक फंक्शन का हर एक टाइप आपने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? पढ़ लिया आपने अलजेब्रिक फंक्शन का हर एक टाइप पढ़ लिया। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। हो सकता है आज क्वेश्चन ना हो पाए, तो जो आने वाला जो लेक्चर होंगे उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में f(x) इक्वल टू हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हम लिखते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में हम लिखते हैं इस तरीके से कुछ लिखते हैं, और इसको डिफाइन कहाँ से कहाँ तक करते हैं, f डिफाइन फ्रॉम r टू r में। तो ये इस तरीके से डिफाइन होता है, और इसमें ये होता है ये बात कि जो इसका फंक्शन का डोमेन होता है, तो पहले तो आप डोमेन रेंज इसको जान लीजिए। डोमेन जो होगा वो होगा r, और रेंज जो होगा वो हो जाएगा 0 से लेकर ओपन ब्रैकेट 1, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो ये कैसे होता है तो इसको देख लेते हैं। ये जो भी इसमें हम वैल्यू डालते हैं, चाहे 1.2 डालें, चाहे 1.3 डालें या 2.2 डालें, 2.3 डालें, सबको वो उसके जो इंटीग्रल जो उसका डेसिमल पार्ट होता है उस पर ले आकर छोड़ देता है। इसका डेसिमल पार्ट क्या है 0.3 है, इसका डेसिमल पार्ट क्या है 0.2 है, इसका क्या है 0.3 है। तो वैसे ही अगर हम -1.2 बात करें तो -1.2 का हम जो डेसिमल पार्ट लिखेंगे वो लिखेंगे 0.8। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है उसको इसी तरीके से डिफाइन करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं। तो सपोज के लिए -1.2 इसमें डालते हैं हम, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो -1.2 और ये हो जाएगा मेरा 2, तो ये 0.8 आता है। तो इसलिए इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं और जो वैल्यू आता है 0.8 आता है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, अब मान लीजिए -2.2 लिखें तो भी 0.8, लेकिन अगर -1.8 लिखते हैं तो उसका वैल्यू आता है 0.2। कैसे आता है, इसके मदद से आता है। ये एक्चुअली इसको डिफाइन करने का तरीका होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इसे ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ में रेड पेन का यूज करूँगा, मतलब रेड मार्कर का, और देखूँगा ग्राफ क्या होता है। तो ये हो जाएगा 1, ये भी 1, थोड़ा सा 1 बड़ा मैं कर लेता हूँ, ये 1 ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 1 और ये 1, ठीक है। फिर ये 2, ये -1, ये -2। तो ये इसका कुछ, ये यहाँ से कुछ ऐसे जाएगा और ये इसका ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा। ये इसका कुछ ग्राफ होगा। तो ये ग्राफ होगा y इक्वल टू x, ये हो जाएगा y इक्वल टू x, और ये जो ग्राफ होगा हमारे पास ये वाला ग्राफ है y इक्वल टू x का, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है हमारा वो हो जाएगा y इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ। वैसे ही ये वाला जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ, ये वाला, और ये हो जाएगा y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ। बस समझ में आया। तो ये ऐसे हो जाएंगे।
तो ये x+2 x+1 और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जो होगा फंक्शन -2 से लेके -1 तक, -2 से लेकर ये हो जाएगा -1 को छोड़ के। वैसे ये y = x+1 जो होगा वो होगा -1 से लेकर 0 तक, 0 को छोड़ के। वैसे ये होगा, ये जो होगा हमारा वो होगा 0 से लेकर 1 को छोड़कर। फिर ये होगा 1 से लेकर 2 तक, 2 को छोड़कर, मतलब ये 1 से 2 तक, ये 0 से 1 तक, और ये y = x+1 -1 से 0 तक, और ये y = x+2 -2 से -1 तक। मतलब ये ग्राफ y = xc का होता है, मतलब एक दूसरे से पैरेलल होता है, कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि 1.5 है तो ये 0.5 है, तो यहाँ पे भी 0.5 ही आएगा। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि 1.5 है इस पॉइंट पे, तो ये 0.5 के लाइन पे आएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड अपने लेक्चर को हम यहीं पे अपना कंप्लीट करते हुए आज का लेक्चर हम यहीं पे छोड़ते हैं। और थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू मी। बाय बाय।